वेलकम टू गोविंदा मैथ्स। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक शायरी बोलते हैं कि तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ये ताजमहल कौन देखेगा। तो चलिए बाबू अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज से क्लास जो स्टार्ट हो रहा है बाबू, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर से हम बोल देते हैं कि आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वह जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहा उस सभी के लिए जो है मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं और शुरू से बता रहे हैं। ठीक है बाबू। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं वह चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। समझिए सबसे फर्स्ट जो संख्या आता है वह संख्या है सम्मिश्र संख्या। फर्स्ट संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को मानिए कि सभी संख्याओं का बाप या दादा मान सकते हैं। मतलब कि सभी संख्या, जितने भी संख्या आप जानते होंगे, सभी संख्या जो है उस सम्मिश्र संख्या के अंडर में आता है। समझे? सम्मिश्र संख्या जो है सभी संख्याओं का क्या है? बाप है। समझे? तो सम्मिश्र संख्या के दो बेटे हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अगर आपसे पूछे कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलन को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आप लोग बाबू कॉपी निकाल लीजिएगा, लिखते चले जाइएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन देंगे इसी पे आधारित। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलन को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू, तो सम्मिश्र संख्या एक बार और रिपीट करेंगे कि सम्मिश्र संख्या किसको हम कहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हिंस यहां दे देते हैं कि जैसे कि a प्लस आयोटा b रहे, इस सम्मिश्र संख्या का निशान होता है a प्लस आयोटा b। सुनिएगा, ये a हो गया वास्तविक संख्या, जिसमें ये जो आई है, आई, इसको हम आयोटा कहते हैं। सुनिएगा, इस प्रकार से 3 प्लस आयोटा 2 दे दिया जाए तो यह समझिए कि सम्मिश्र संख्या, या √2 भी दे दिया जाए तो क्या समझिएगा? जिसमें आयोटा लग जाए। 3 प्लस आयोटा √2 जो है वो क्या है? एक सम्मिश्र संख्या। और ऐसे समझिए दुनिया का कोई भी संख्या सम्मिश्र संख्या है। दुनिया कोई भी संख्या जो है अगर हम सिर्फ 3 भी देंगे ना, यह भी सम्मिश्र संख्या है। तो समझ में आ गया बाबू कि दुनिया का कोई भी संख्या वह कौन सा संख्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के दो बेटे हुए, एक हुआ वास्तविक संख्या, एक हुआ काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या के दो बेटे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसी से परिभाषा बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा, लिख लेना है परिभाषा
कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए काल्पनिक संख्या, देखिए नाम ही है काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है कि जो वास्तव में होता हो, और काल्पनिक आप लोग सुने होंगे काल्पनिक कहानी। अब काल्पनिक कहानी क्या क्या सुने हैं आप? कि कछुआ और खरगोश वाला, कि दोनों में रेस लगता है और कछुआ जो है जीत जाता है। क्या यह कहानी वास्तविक होगा, वास्तव में हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, बच्चों के लिए मनोरंजन की कहानी है। यह कहानी कैसी कहानी है? काल्पनिक, कि बाबू शेर और गीदड़ जो बातचीत करता है, यह सब जो बातें जो होता है वह कैसा बातें होता है? तो काल्पनिक बातें होता है, जो होता नहीं है। ठीक है, तो काल्पनिक मतलब सिर्फ कल्पना करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, रियल में होता नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या का जो है चित्र कैसा होता है, इमेज कैसा होता है, उसका जो उस संख्या की थोड़ी सी जो है चित्र हम दिखा दे कि काल्पनिक संख्या हम किसको कहेंगे। सुनिएगा, जिसमें ई आयोटा लग जाए इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट अंडर अगर 2 आयोटा दे दे, आयोटा अगर दे दे तो इसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कभी कताल यह भी पूछता है एग्जाम में, ये जो आई है इसको आयोटा पढ़िएगा, आयोटा, आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है इस आयोटा का क्या मान होता है। समझे? इस आयोटा का मान होता है बाबू रूट अंडर -1। इस आयोटा का अगर मान पूछे, आयोटा का मान रूट अंडर -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे काल्पनिक संख्या हम पढ़ा रहे थे, अगर रूट के अंडर -2 हो जाए तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है कोई संख्या तो हम लोग कहते हैं कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाए इसको हम क्या बोलते हैं? कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, तो इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसी को हम लिखते हैं, ये जो -2 है इसको √2 गुना रूट अंडर -1 लिखते हैं, और इसी को √2 और इसको हम आयोटा लिख देते हैं। यही हो गया बाबू काल्पनिक संख्या। मतलब काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर में माइनस में रहे तो उसको हम क्या बोल देंगे? काल्पनिक संख्या बोल देंगे। या आयोटा रहे तो इसको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। बस इतना सा याद रखिएगा। अगर काल्पनिक संख्या कहाँ पे, अगर निम्न में से कौन काल्पनिक संख्या रहे, पूछे कि निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है, तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर आयोटा दिख जाए या रूट के अंदर में माइनस में दिख जाए तो हम कह देंगे यह काल्पनिक संख्या। बस इतना ही, काल्पनिक संख्या बस इतना ही। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या बस इतना सा ही है। अब जो भी हम पढ़ेंगे वह वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के 2 बेटे हुए, ये समझिए पूरा खानदान लिखे हुए हैं। आप लोग इसी प्रकार से सजा के लिख लीजिएगा बाबू। ये पूरा खानदान लिखे हुए हैं कि यहीं से इसका खानदान सम्मिश्र संख्या से स्टार्ट होता है, इसका 2 बेटा है, फिर ये काल्पनिक संख्या का 1 बेटा होता है नहीं। बस इतना सा ही याद रख लीजिएगा। अब यहां वास्तविक संख्या का खानदान जो है चलता है। वास्तविक संख्या के फिर 2 बेटे हुए, एक हुआ परिमेय संख्या
एक हुआ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर से सुन लीजिए, परिमेय संख्या आप कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी पे लिखते जाइएगा। परिभाषा हम बोल रहे हैं, पहले तो यह चित्र अच्छा से उतार लीजिएगा, उसके बाद जो है सभी का परिभाषा आप लिख लीजिएगा। जैसे लिखिएगा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो बस 3 गो याद रख लीजिएगा, 3 गो टॉपिक। एक बात याद रखिए जाए, लिख लीजिएगा कि पाई अपरिमेय होता है। पहला याद रख लीजिएगा कि पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना बाबू कि निम्न में कौन अपरिमेय होता है, तो पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। दूसरा, जो पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जैसे कि √1 का वर्गमूल 1 होता है तो ये परिमेय है। √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे √3 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है और √4 का वर्गमूल 2 निकलता है। तो √4 परिमेय है, √1 परिमेय है, ये √2 और √3 √5 सबका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √2 √3 यह सब अपरिमेय है। फिर क्या? जैसे कि √9, अगर हम पूछेंगे √9 परिमेय है कि अपरिमेय, तो √9 का वर्गमूल 3 निकलता है। कितना निकलता है? 3। तो ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय? तो आप कहिएगा कि सर ये परिमेय हुआ। √5 अगर पूछेंगे तो इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए यह अपरिमेय है। देखो याद रख लीजिएगा बाबू, फिर मिटा देते हैं। एगो तो पाई अपरिमेय है, पाई जो है अपरिमेय है। उसके बाद √2 √3 यह सब अपरिमेय है, याद रखिएगा। और तीसरा याद रख लीजिएगा, तीसरा जो याद रखिएगा, जो कि दशमलव में आए और ना वह रिपीट हो, जैसे कि 3.1211211121 इस टाइप से आए। देखिए अगर यहां 1 आता, जैसे 1 2 ही आता, तो ये रिपीट हो रहा, ये परिमेय है। मतलब कि दशमलव में आ वो न कटे और न क्या हो? रिपीट हो, मतलब कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यह हम बताएंगे, इसके बारे में नीचे आएंगे ना तो बताएंगे। तो यहां पे सुन लेते हैं कि क्या है कि 3.1212 ये रिपीट हो रहा है। हम यहां बोले हैं कि वैसा हो कि ना कटे, कटने का मतलब है कि 3.12 हो जाए, ये परिमेय है। या तो 3.1111 बार बार आ रहा है, ये भी परिमेय है। अगर ऐसा आ जाए कि 3.1311311113 इस टाइप का आ जाए,
तो ना तो ये कट रहा है न रिपीट हो रहा है, तब यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। मात्र 3 सिचुएशन में यह अपरिमेय है। 3.131113 इस प्रकार से आ जाए, यहां पे कुछ भी दे सकते हैं, तो ई बाबू अपरिमेय है। समझ में आ गया बाबू कि अपरिमेय मात्र 3 है। एक तो पा है, दूसरा जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, और तीसरा जो ना कटे और ना रिपीट हो, वह क्या है? अपरिमेय। और उसके बाद जो है ये तीनों को छोड़ के बाकी जो संख्या आता है वो परिमेय संख्या आता है। अब सुनिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या तो सब चीज हो गया, 3/2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, कुछ भी लिखिए, खाली नीचे में 0 न आना चाहिए। ठीक है, 0/3 हो सकता है परिमेय, लेकिन नीचे में 0 न आना चाहिए, वह जो है, ठीक है, कि नीचे में 0 न आना चाहिए, बाकी सब परिमेय। अब देखिए, तो परिमेय का खानदान इसी जगह समाप्त हो जाता है। बढ़ता अब किसका खानदान है? परिमेय का। हम यह देखें कि पहला जो है खानदान जो स्टार्ट होता है सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या के 2 बेटे होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का जो वंश जो होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है, एक के पीढ़ी चलता है, उसके बाद चलता नहीं है। हाँ, वास्तविक संख्या का पीढ़ी चलता है। वास्तविक संख्या के 2 बेटे होते हैं, वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का खानदान इसी जगह समाप्त होता है। अब जो वंश चलता है वो परिमेय संख्या का वंश चलता है। अब देखिए, परिमेय संख्या 3 प्रकार का हो गया, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, और दशमलव संख्या को डेसिमल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले जो है पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप लिख लीजिए। पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप लिख लीजिए। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी, देखिए यहीं से परिभाषा, पूर्णांक का जो बेटा है बाबू, यहीं से परिभाषा बन जाता है। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सुनिए, पूर्णांक संख्या को रिपीट करते, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब बाबू क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप कॉपी लेके बैठा कीजिए, खाली सुनिए मत, तब नहीं समझ में आएगा बाबू। कॉपी ले लीजिएगा, उस पर लिखिएगा, तब समझ में आएगा। अगर पूर्णांक संख्या की परिभाषा पूछे तो बताना होगा कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ऋणात्मक पूर्णांक, इधर का जितना भी पूर्णांक होता है वो सब ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर का जितना भी पूर्णांक होता है वो सब धनात्मक पूर्णांक है। ये शून्य है, यहां से लेके पूर्ण संख्या है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या की परिभाषा पूछे, पूर्ण संख्या की परिभाषा, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा कि शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, ये सब को बाबू पूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन पूर्ण संख्या है? 4 गो नेगेटिव देगा, एगो 1, 2 देगा, तो आपको खोज लेना है कि कौन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक जानते हैं
कि जो निगेटिव पूर्णांक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, पूर्ण संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एगो जीरो होता है, एगो प्राकृतिक संख्या होता है जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एगो शून्य होता है और यहां से लेके इधर जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको प्राकृतिक संख्या की परिभाषा पूछे आपसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत बाबू, तो गिनती कहां से आप लोग स्टार्ट करते होंगे, 1 2 3 4 5, यहीं से ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जो है यह गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, चलिए यहां तक अब हो गया। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या में भी आता है विषम संख्या, आता है सम संख्या, आता है भाज्य संख्या, आता है अभाज्य संख्या आता है। तो सबसे पहले जो होता है कि आप पढ़िए विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या किसको कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर से परिभाषा लिख लीजिए बाबू, सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या किसको कहते हैं, जैसे कि 2 में पूरा भाग लगता है, 2 4, यहां तक कि 0 भी सम संख्या है, 12 सम संख्या है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगता है, देखिएगा यहां पे लाइट चमक रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता होगा, सुनिएगा ध्यान से। सम संख्या लाइट जो है यहां पे चमक रहा है, हम देखे हैं, आप हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चले जाइएगा। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8, यह सब सम संख्या जैसे में लिख लेना है, ठीक है। और विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, यह सब विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कॉपी पे लिखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सुनिएगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या जैसे कि ऐसा कोई संख्या है जो 1 से भाग नहीं खाता हो, तो कहिएगा ऐसा सभी संख्या है जो सर 1 से भाग खाता, और स्वयं से, स्वयं मतलब अगर 3 है 3 भी 1 से भाग खाएगा, 10 है 10 भी 1 से भाग खाएगा, 15 है तो 15 भी 1 से भाग खाएगा। और स्वयं मतलब 15 को अगर 15 ये से भाग देंगे तो वह भी खाएगा, 3 को अगर 3 से ही भाग देंगे तो भाग खाएगा। और स्वयं इसके अलावा जो अभाज्य संख्या में है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे तब उसे हम क्या कहते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे तो अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर सुनिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या, अगर भाज्य संख्या की परिभाषा आप पूछे
तो बताना होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या। भाज्य मतलब लग जाए और भाज्य मतलब नहीं लगे। ठीक है। अब देखिए, अब एक संख्या है एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर काहे नहीं एक भाज्य है ना अभाज्य है? तो सुनिएगा, अभाज्य होने के लिए दो गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य होने के लिए जैसे दू है, दू के लिए एक से भी भाग लगता है और दू से भी भाग लगता है और इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। समझे? अभाज्य होने के लिए दो गुणनखंड होना चाहिए और एक जो है, एक का गुणनखंड मात्र एक ही है। भाज्य होने के लिए कम से कम तीन गुणनखंड होना चाहिए। एक तो होना ही चाहिए, स्वयं भी होना चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरा भी गुणनखंड होना चाहिए। मिनिमम तीन गुणनखंड होना चाहिए भाज्य होने के लिए। और अभाज्य होने के लिए दो गो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे दू है तो एक और दो हो गया, तो ये अभाज्य है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो रहा है तो ये अभाज्य है। एक का जो गुणनखंड मात्र एक है, एक के गुणनखंड एक से भाग लग रहा, तो इसका भी कम से कम दो गुणनखंड होता तो ये अभाज्य हो जाता। अगर दो से अधिक गुणनखंड होता तो भाज्य हो जाता। तो एक याद रख लीजिएगा कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। कहीं कोई दिक्कत? एक ना तो भाज्य है ना क्या है, अभाज्य है। कहीं कोई दिक्कत? आप यह भी याद रख लीजिएगा, मिटाते हैं बाबू, तो कौन कौन भाज्य है कौन कौन अभाज्य है सुनिएगा। बहुत बीबीआई है बाबू कि दू, अगर आपसे पूछा जाए कि दू क्या है, भाज्य है को भाज्य है, इसका तो एक और स्वयं से ही भाग लगता है, इसके अलावा की दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो दू अभाज्य है। पूछा जाए तीन भाज्य है को अभाज्य है, तो तीन अभाज्य है कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। अब पूछा जाएगा चार भाज्य है को अभाज्य है, आप कहिएगा कि चार सर भाज्य है। कहा है कि एक से तो लगता ही है और स्वयं से भी लगता है, इसके अलावा दू से भी भाग लग जाता है, तो इसका तीन गुणनखंड हो गया। अगर तीन से अधिक गुणनखंड हो जाता है तो हम कह देंगे ये भाज्य है। ऐसे चार कहेंगे, अगर दुए को गुणनखंड होता तब हम कहते अभाज्य, लेकिन अभी क्या है, भाज्य है। तो चार क्या है, भाज्य है। चार क्या है, भाज्य है। पांच अभाज्य है, फिर छह भाज्य है, छह क्या है, भाज्य है। सात अभाज्य है। इस प्रकार से अगर आप एक से लेके 100 तक चेक कीजिएगा तो आपको 25 गो अभाज्य मिलेगा। कितना अभाज्य मिलेगा, 25 गो। एक से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य मिलेगा। ठीक है। एक से लेके 50 तक में 15 अभाज्य और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य। अब 15 10 कितना हो गया, 25। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। भाज्य और अभाज्य को हम चार नाम से जानते हैं। आप लिख लीजिए कॉपी पे कि भाज्य संख्या को हम चार नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं, तो ट्रिक लिख लीजिएगा आप। एक गोविंदा ट्रिक है, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक गोविंदा ट्रिक है, गोविंदा ट्रिक है। भाज्य संख्या को हम चार नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या को तो याद रखिएगा, भाइकस। भाइकस मतलब भा मतलब तो भाज्य हो ही गया।
भाज, यो मतलब यौगिक संख्या, को मतलब कंपोजिट नंबर, और स्व मतलब संयुक्त संख्या। देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू। सुनिए, भाज्य संख्या का 4 नाम है, समझ याद रख लीजिएगा। भाज्य संख्या की परिभाषा वही जो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यौगिक संख्या, तो वही परिभाषा बताना होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि गोविंद सर बोलिए कि यौगिक संख्या का तो नाम ही हम नहीं सुने हैं, हम भाज्य संख्या और भाज्य संख्या का नाम सुने हैं, यौगिक संख्या का नाम ही नहीं सुने हैं। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त संख्या, तो वही संख्या वह भाज्य संख्या के ही परिभाषा हुआ। जो संख्या भाज्य संख्या आप पढ़े कि रे बाबू भाज्य संख्या क्या क्या पढ़े, जैसे कि 2 अभाज्य हो जाता है, 3 अभाज्य हो जाता है, 4 भाज्य है, 4 क्या है भाज्य है, 5 अभाज्य हो जाता है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य हो जाता है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बाबू संयुक्त संख्या कौन है, तो बताना होगा कि 4 और 6 संयुक्त संख्या। जो भाज्य संख्या होता है वही संयुक्त संख्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसी में से यौगिक संख्या कौन है, यौगिक संख्या कौन है, तो आप वही बताइएगा कि जो भाज्य संख्या होता है वही यौगिक संख्या होता है। आप बोलिएगा 4 और 6 यौगिक संख्या है। समझ में आया बाबू। अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बताना होगा 4। अगर पूछा जाए सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, तो 4। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अगर भाज्य संख्या की 4 परिभाषा 4 नाम है, तो अभाज्य संख्या भी पीछे रहने वाले में से नहीं है। अभाज्य संख्या भी कहता है, जैसे कि भाज्य संख्या का उल्टा क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का उल्टा क्या हो जाता है, भाज्य संख्या। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए गोविंदा ट्रिक याद रख लीजिएगा, भाज्य संख्या का 4 नाम है, ठीक है। चलिए अब अभाज्य संख्या का भी 4 नाम है। अभाज्य संख्या की इसको लिख लीजिए बाबू। हाँ, अभाज्य संख्या का भी 4 नाम है। तो क्या क्या नाम है अभाज्य संख्या का? 4 नाम क्या क्या है सुनिएगा। अभाज्य संख्या का 4 नाम, ओ रूपा, याद रख लीजिएगा, ओ रूपा। तो ओ मतलब तो अभाज्य संख्या एगो तो हुआ ही अभाज्य संख्या, एगो ओ मतलब असंयुक्त संख्या हो गया, रू मतलब हो गया रूढ़ संख्या, पा मतलब हो गया प्राइमरी नंबर, जिसको इंग्लिश में अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइमरी नंबर कहते हैं। सुनिएगा, जैसे अभाज्य संख्या की हम परिभाषा बताए कि वैसी संख्या कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए असंयुक्त संख्या, तो वही परिभाषा बताना है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। रूढ़ संख्या पूछा जाए तो वही परिभाषा बताना होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। और प्राइमरी नंबर की परिभाषा पूछा जाए तो वही बताना होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे हम प्राइमरी नंबर कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत बाबू? लाइन कट गया है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा। चलिए, अगर इनमें से पूछा जाए कि रे बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2। अब पूछा जाए सबसे छोटी असंयुक्त संख्या, तो 2। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या, तो क्या बोलिएगा? 2। समझ में आ रहा है बाबू? कि अगर पूछा जाए, अगर इनमें यही ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि निम्न में कौन रूढ़ संख्या है,
तो आपको याद रख लेना कि जो अभाज्य संख्या आप पढ़े हैं वही रूढ़ संख्या होता है, वही असंयुक्त संख्या होता है। अगर इनमें पूछा जाए कौन रूढ़ संख्या है, तो 2, 3, 5, 7 सब क्या है, एक रूढ़ संख्या है। ठीक है बाबू। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे भिन्न, अच्छा अरे पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं, इधर भिन्न और दशमलव संख्या के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। चलिए, अब हम अभाज्य संख्या का भी दो भेद है, सअभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। लाइन कट गया है, देखते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर भी जो है चलिए बाबू, यहां पे अभाज्य संख्या लिखे और इसके नीचे में हम दो गो चीज लिखे, यहां लिख देते अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। सुनिएगा, अभाज्य संख्या के दो बेटे हुए और यहां पे हम लिख दिए हैं कि दो बेटे में से एक हो गया सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ये को लिख दिए हैं युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या क्या अंतर है? सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका मो स्व एक हो। आप कहिएगा स्वभाज्य संख्या की परिभाषा लिख लीजिएगा, दो वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF कितना हो, एक हो। वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF या मो स्व एक हो, उसे स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि स्वअभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या दोनों में क्या अंतर है। तो आपको बताना होगा, स्वअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या, वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका मो स्व एक हो। जैसे मान लेते हैं, जैसे कि 6 और क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 11 ले लेते हैं। इस स्वअभाज्य संख्या, अगर इसका जो HCF निकालिएगा ना, इसका HCF 1 निकलेगा। इसीलिए जो, और इसमें अभाज्य संख्या होना कोई मायने रखता नहीं है। अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, बस इतना सा याद रखना है कि जब दो संख्या का HCF कितना हो, 1 हो। जैसे ले लीजिए कि 5 और 9 ले लेते हैं, क्या है, सअभाज्य संख्या है। जब दो ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और युग्म अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, वैसी अभाज्य संख्या जिनका जो है वह युग्म अभाज्य मतलब कि वैसी दोनों अभाज्य संख्या हो, इसका जो है दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। इसका 2 पॉइंट होता है, दोनों अभाज्य हो, दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो, दोनों अभाज्य संख्या हो, और अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, दोनों अभाज्य संख्या हो और अंतर 2। जैसे कि 2, 3 हो गया, दोनों अभाज्य संख्या, और अंतर 3, 5 हो गया, 3, 5। देखिए 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, और अंतर कितना है, और अंतर 2 है। इसको हम कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। इनको हम क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। कि दोनों अभाज्य संख्या हो और अंतर 2 हो तो उसे हम कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। कहीं कुछ दिक्कत? अब चलते हैं इधर। हम परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिए। इस सबको जो है ना ज्यादा गिजमिज जो हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। देखने में क्या लगे, अच्छा लगे।
अब देखिए भिन्न, भिन्न भिन्न याद रखिए, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न किसको कहते हैं? यह भी हो भिन्न और परिमेय संख्या दोनों में अंतर है बाबू। बहुत सा बच्चा कह देता कि परिमेय संख्या को ही भिन्न कहते हैं। नहीं, भिन्न किसको कहते हैं? जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन वह धनात्मक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। जैसे कि 3/2 ई भिन्न है, अगर ई निगेटिव दे दिए तो भिन्न नहीं है। देखिए परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर दोनों में क्या है? परिमेय संख्या जो है कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, 1/2 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, माइनस माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, ये परिमेय हो सकता है। लेकिन भिन्न क्या कहता है कि P बटे Q के रूप में हो, लेकिन वह क्या हो? पॉजिटिव हो। जैसे यहां पे दे देते हैं, देखिए ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों क्या? निगेटिव है। परिमेय तो चारों है, परिमेय कि सभी भिन्न परिमेय संख्या का, कि परिमेय संख्या का ही वंश है, परिमेय संख्या का ही क्या है? वंश है, परिमेय संख्या का ही वंश है। आप सुन लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम दो भाई हैं और मेरे पिताजी जो है जमीन का बंटवारा कर दिया, ठीक है, तो जो मेरे पास संपत्ति दिया गया है वह संपत्ति का हकदार हम हुए, और मेरे जो भाई को संपत्ति मिला है उनका हकदार मेरे भाई हुए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये जो पूरा संपत्ति है मेरा संपत्ति है। अगर ऐसा कहेंगे तो मेरे भाई जो हैं हमसे क्या कर लेंगे? लड़ाई कर लेंगे कि आपका संपत्ति कैसे हो गया। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वह दोनों की संपत्ति को कह सकता है, ये सब जो है ना मेरा ही संपत्ति है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कह सकता है कि जितना भी इन सब का जो संपत्ति है सब हम मेरा है। लेकिन रे बाबू, क्या भिन्न संख्या सभी संपत्ति को कह सकता है कि सभी मेरा ही है? ये 3 भाई है, क्या तीनों भाई का संपत्ति कह सकता है मेरा संपत्ति है? नहीं कह सकता। तो बस इतना सा याद रख लेना है कि भिन्न जो है निगेटिव नहीं होगा, भिन्न सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? अगर क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन भिन्न है, ऐसा दे देगा और ऐसा दे देगा बाबू, और पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा भिन्न संख्या है, आप सोचिएगा तो सस्पिशन में फंस जाइएगा कि लग रहा है कि चारों भिन्न ही है। तो नहीं, जो धनात्मक होगा वही संख्या भिन्न होगा, निगेटिव वाला भिन्न नहीं होगा। अगर पूछेगा निम्न में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय तो सब है, कहीं कोई दिक्कत बाबू। अब चलते हैं हम दशमलव संख्या पे। क्या चलते हैं बाबू? लाइन भी कट गया है। अब हम चलते हैं दशमलव संख्या पे। दशमलव संख्या 3 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। सुनिएगा, सबसे पहले हम शांत दशमलव किसको कहेंगे? जैसे कि 3/2 है, इसको अगर भाग देते हैं कि पूरा 1.5 ये कट जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? कट जाता है, 1.5 ये आएगा, फिक्स हो गया कि यह 1.5 हो गया। जो बाबू आगे जाके क्या हो जाए? कट जाए, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से वह कट जाए, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव किसको कहते हैं? जैसे कि 2.15 हो गया, ये लग रहा है कि दशमलव के बाद इतना दूर में जाके वह समाप्त हो गया, कट गया। तो शांत दशमलव किसको कहेंगे? जो दशमलव के बाद कहीं न कहीं वह पूरी तरह से क्या हो जाए? कट जाए, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब चलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, कि जो दशमलव के बाद कटे नहीं बल्कि यही रिपीट होने लगे। क्या होने लगे? 2.15555 बार बार यही चीज आने लगे। जो दशमलव के बाद कटे नहीं
बल्कि रिपीट होने लगे, रिपीट में दोबारा वही संख्या आने लगे, उसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ गया बाबू? इसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आज जैसे ई है 2.1, ई 5 पर ई इस प्रकार से चिन्ह दे जाता है, इसको हम रेकरिंग या बार कहते हैं। मतलब 2.1 5 पर रेकरिंग, कि 5 बार बार आ रहा है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चलिए अब अगला है बाबू अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? जो दशमलव के बाद ना कटे और ना रिपीट हो, जो दशमलव के बाद ना कटे और ना रिपीट हो। जैसे कि हो गया 3.1 2 1 1 2 1 1 2, इस टाइप का। देखिए जो ना कट रहा है, अगर 12 12 बार बार आता 1 2 1 2 1 2, वो रिपीट हो रहा था। ये देखिए ना तो कट रहा है और ना रिपीट हो रहा है, उसको हम कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जो कि ई बाबू हो जाता है अपरिमेय संख्या। ई होता है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में यही बताया कि एक पा होता है, एक तो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, और जो ना कटे और ना रिपीट हो, यह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो बाबू कहीं कुछ दिक्कत है? कल जो है बाबू इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। हम पहले बता दिए हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण, सम्मिश्र संख्या, सबकी हम परिभाषा बता दिए हैं कि किनका कौन कौन वंश है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बाबू, सुन लीजिएगा कि जो खानदान वंश जो स्टार्ट होता है वह सम्मिश्र संख्या से स्टार्ट होता है। सम्मिश्र संख्या दुनिया का कोई भी संख्या वो सब सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के दो बेटे हुए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वही अयोटा वाला है, जिसमें अयोटा लग जाए सिर्फ काल्पनिक संख्या है, बाकी कोई काल्पनिक संख्या है नहीं, बाकी सब क्या है? वास्तविक संख्या। इसका वंश यहीं तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो बेटे हुए, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में मात्र 3 को याद रख लीजिएगा। एक पा हुआ, दूसरा जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकले, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, वही होता है अपरिमेय संख्या। इसका भी वंश यहीं तक में समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो भी बचता है वो परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या भी के 3 भेद हुए, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या की भी हम परिभाषा बोल चुके हैं। फिर पूर्णांक संख्या के 2 भेद हुए। बहुत सा बुक में 3 भेद भी दे दिया जाता है, ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या, ऐसे दे दिया जाता है बहुत से बुक में। तो हम लिखे ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। फिर उसे हम बोल देते हैं पूर्णांक संख्या का बहुत से बुक में दिया जाता है कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक संख्या, एक होता है 0 मतलब शून्य, और तीसरा हो जाता है प्राकृत संख्या। ठीक है, हम लेकिन लिखा है पूर्णांक 2 प्रकार का भी होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक पूर्ण पूर्ण। ऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव में होता है, और पूर्ण संख्या के भी 2 भेद होते हैं, वह शून्य और प्राकृत संख्या। तो सबकी हम परिभाषा हम लिखा चुके हैं। आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से लिखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसी पे कल हम क्वेश्चन आपको हम पूछेंगे। ठीक है बाबू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, आज का क्लास यहीं तक लेते हैं। बाय।